तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी राउटू का राज को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर दीपक को देखते हैं, जो कि उत्तराखंड में मौजूद एक छोटे से शहर राउटू में पोस्टेड हैं और अकेले ही रहते हैं। दीपक को पीटीएसडी था, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब उन्हें बुरे बुरे सपने आते थे। सपनों में वो एक लड़की के साथ होते हैं जो कि शायद उनकी प्रेमिका थी। हमारे अतीत में अगर कुछ बहुत गलत घटा हो, बहुत बुरा घटा हो और वो हमें बार बार याद आता रहे, तो वही पीटीएसडी होता है। दीपक को खबर मिलती है कि ब्लाइंड बच्चों के स्कूल सेवाधाम के वार्डन की मौत हो गई है। सबका कहना था कि नेचुरल डेथ है, नींद में ही चल बसी, पर जांच पड़ताल तो करनी ही थी, तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। छोटा सा शहर था, तो किसी का खून होने की वारदात कभी होती नहीं थी, तो जूनियर ऑफिसर्स तरीका ही नहीं जानते थे अच्छे से कि पहले क्या होता है, क्या करना चाहिए, तो काफी लापरवाही देखने मिलती है। सबसे पहले बॉडी देखी थी हेमा और त्रिजोगी ने। हेमा वार्डन की असिस्टेंट थी और त्रिजोगी प्रिंसिपल का असिस्टेंट था। वार्डन के कमरे का जब दरवाजा तोड़ के खोला गया तो त्रिजोगी ने वीडियो बना ली थी, जो कि वो जूनियर ऑफिसर नरेश को भेज देता है। सीनियर ऑफिसर हिदायत देते हैं कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि बॉडी को जल्दी से रिलीज कर दो, तो पोस्टमार्टम होते ही कर देना। वो स्कूल था मनोज केसरी नाम के आदमी का, जो कि बहुत अमीर था, और त्रिजोगी का कहना था कि इसका और वार्डन संगीता का चक्कर चल रहा था। अब हम देखते हैं कि दीपक के माता पिता आए होते हैं नाराजगी जताने कि वो पिछले 10 साल से घर नहीं आया है, तो वो ले जाने आए थे, पर दीपक तब भी घर आने को राजी नहीं होता। क्या परेशानी थी दीपक को कि वो घर से दूर ही रहता था, ये आपको आगे पता चलेगा। अब दीपक जाता है केसरी के पास थोड़ा पूछताछ करने, तो कहता है कि वार्डन संगीता का फोन गायब है, तो केसरी उनसे ढंग से बात नहीं करता और कहता कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। केसरी का बच्चों के प्रति बर्ताव काफी अच्छा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलता है कि संगीता की प्राकृतिक मृत्यु नहीं, किसी संदिग्ध कारण की वजह से मौत हुई है, जिसे पता करने में थोड़ा टाइम लगना था। तो अब वक्त आ जाता है अच्छे से तहकीकात करने का। हेमा से पता चलता है कि संगीता काफी लड़ाकू टाइप औरत थी। वो टॉपिक निकाल निकाल के लोगों से लड़ती थी। उसे पसंद नहीं था लड़का लड़की की दोस्ती, प्यार और रिलेशनशिप वगैरह से वो काफी नफरत करती थी। वो बच्चों के साथ बहुत सख्त थी इस मामले में। रजत और दिया नाम के बच्चे थे जिनकी आपस में दोस्ती थी, तो संगीता ने उन्हें अलग कर दिया को स्कूल से निकाल दिया। तो अब रजत गुम सा बैठा रहता था अकेला तन्हाई में। प्रिंसिपल से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा जाता है, तो सीसीटीवी काफी दिन से खराब था और हार्ड डिस्क भी गायब थी। स्कूल के वॉचमैन से पता चलता है कि केसरी रात में स्कूल आता था संगीता के पास और सुबह निकल जाता था। दीपक केसरी से मिलने उसके घर जाता है, पर केसरी नहीं मिलता। बस उसकी पत्नी और लड़के तन्मय से मुलाकात हो जाती है, जो कि ज्यादातर लखनऊ में रहता था। केसरी से मिलकर वो बताता है कि संगीता की अननेचुरल डेथ हुई है, आपका उनके साथ संबंध कैसा था? तो केसरी कहता है एकदम प्रोफेशनल जैसा। दीपक कहता कि आप तो रात में उनसे मिलने जाते थे और महंगे महंगे उपहार भी देते थे। तो केसरी भड़क जाता है और उसके सवालों के ठीक से जवाब नहीं देता। त्रिजोगी ने जो वीडियो दिया था वो वीडियो दीपक देखता है, तो वो नोटिस करता है कि फोन तो बेड के बगल में ही रखा था, लेकिन फिर कैमरा दूसरी ओर घूमा और तभी फोन वहां से गायब हो गया। दीपक संगीता के कमरे की छानबीन करने जाता है, तो उसे उसके कमरे के पीछे एक इंजेक्शन पड़ा मिलता है। म्यूजिक टीचर से पता चलता है कि संगीता काफी पुराने ख्यालों की महिला थी। दीपक का खबरी बिल्ला बताता है कि जब से संगीता मरी है तब से दलाल जानी बड़ा ही दुख में रहता है। कुछ पैसे का चक्कर था उनके बीच। जानी को पकड़ के थोड़ी सुताई करने पर वो बताता है कि जिस जमीन पर वो स्कूल बना है वो जमीन राउतू की प्रमुख भूमि है, उस पर मेरी सालों से नजर थी। जमीन के लिए केसरी को पटाने गया था, तो वहाँ संगीता भी थी। बाद में उसी ने कांटेक्ट किया कि केसरी उसकी बात मान लेगा। उसने जमीन दिलवाने का वादा किया और बदले में 40 लाख कमीशन भी लेने की बात कही, जिसमें से 20 लाख मैंने दे दिए थे। मैं जमीन पाने का इंतजार करता रहा, लेकिन उसने फोन उठाना, मैसेज का जवाब देना ही बंद कर दिया। एकदम पलट गई वो, तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है साहब। पुलिस संगीता के घर की अच्छे से छानबीन करती है, तो उन्हें फोन और पैसे दोनों मिल जाते हैं, लेकिन फॉर्मेट करके रखा गया था फोन को। दीपक केसरी के पास जाके बताता कि संगीता के कमरे से पैसे मिले हैं, तो वो कहता कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और हर बार की तरह अभी भी चिढ़ के गुस्से से ही बात करता है। दीपक का शक उस पर बढ़ता ही जा रहा था उसकी ऐसी हरकतें देखकर।
दीपक सिकंदर नाम के आदमी को पकड़ता है जो कि जानी के पहचान का था। जिस दिन संगीता की मौत हुई उस दिन इनके बीच कॉल पर खूब बातें हुई थी। जानी बताता है कि मैंने सिकंदर को संगीता को डराने के लिए बोला था क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं दे रही थी। उस जमीन के पीछे अकेला मैं नहीं पड़ा और भी बाकी बिल्डर्स पड़े हैं और होम मिनिस्टर भी पीछे पड़े हैं। रोशन बिल्डर ने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ सेटिंग कर रखी थी और उसे खूब पैसा खिलाया है। हर कोई केसरी को मनाने में पड़ा था कि वो स्कूल की जमीन बेच दे क्योंकि उस जमीन की वैल्यू बहुत थी। तो ये बहुत लंबा खेल चल रहा था उस जमीन को पाने का। प्रिंसिपल छुट्टी लेके गांव निकल गया था तो उन्हें इंतजार था उसके आने का। दीपक को एक चीज बड़ी आश्चर्यचकित करती है कि बच्चों के पास भले ही आंखें नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसे रहते थे जैसे उनको सब दिखता हो। उनके लिए अपनी जिंदगी जीना उतना ही नॉर्मल था जितना उनके लिए होता है जिनके पास आंखें हों। तो ये जो स्किल उन्होंने डेवलप कर ली थी उससे दीपक बहुत इंप्रेस होता है। दीपक रजत से मिलता है और उससे दिया के बारे में पूछता है कि वो स्कूल कब आएगी। तो रजत कहता कि अब वो नहीं आएगी। अगर दिया स्कूल में नहीं रही तो मैं सह लूंगा, पर अगर वो इस दुनिया में नहीं रही मेरी दोस्त की तरह तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। दीपक कहता कि मेरी दोस्त की तरह क्या मतलब, दूसरी कौन सी दोस्त की बात कर रहे हो। तो रजत बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। फोन चोरी करने का शक दीपक को प्रिंसिपल पर ही था तो वो समझ नहीं पा रहा था कि फोन में ऐसा क्या था कि उसने सारा डाटा उड़ा दिया। हालांकि डाटा बैकअप करने के लिए उसने भेज दिया था फोन को। तो आगे देखते हैं कि क्या मिलता है। पता तो ये भी करना था कि रजत किस लड़की के बारे में बात कर रहा था। शायद कोई है जो मिसिंग है। तो ऑफिसर नरेश को चौकीदार से पता चलता है कि उसका नाम पायल था। प्रिंसिपल का जो पिछला असिस्टेंट गोविंद था उसने पायल के साथ कुछ गलत किया था। संगीता वार्डन जो थी वो स्कूल का नाम बचाने के लिए गोविंद को मार पीट के निकाल दी थी। गोविंद एक नंबर का दारूबाज आदमी है। दीपक दिया से मिलने जाता है और पूछता है कि तुम्हें वार्डन ने स्कूल से क्यों निकाला था। तो दिया बताती कि उन्हें मेरी और रजत की दोस्ती नहीं पसंद थी। एक बार मैं रजत का हाथ पकड़े हुए बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया और मुझे स्कूल से ही निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये विदेशी कल्चर हमारे स्कूल में नहीं चलता और पता नहीं क्यों इतनी छोटी सी बात के लिए स्कूल से निकाल दिया। दीपक पायल के घर जाता है तो घर वाले कहते हैं कि वो तो स्कूल में ही है। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि वो स्कूल से गायब है। स्कूल में हॉस्टल भी था तो बच्चे वहीं रहते थे और एक बार घर वाले बच्चे को छोड़ जाएं तो भूल जाते थे उन्हें छोड़ के। गरीब परिवार के लोग सोचते थे कि बच्चे को खाने रहने को मिल रहा है तो वहीं रहे तो सही है। स्कूल में सबको बताया गया था कि वो घर गई है और घर वालों को पता था कि वो स्कूल में है। पायल आखिर गई तो गई कहाँ। म्यूजिक टीचर से पता चलता है कि केसरी के बेटे तन्मय की सिफारिश से गोविंद यहाँ नौकरी पर लगा था। तो अब वो भी शक के घेरे में आ जाता है। दीपक तन्मय से मिलने जाता है पर उसके पिता केसरी उससे कोई भी बात करने नहीं देते। पायल के बारे में पूछने पर बताते हैं कि वो अक्सर 8-10 दिन के लिए गायब हो जाती है और फिर वापस आ जाती है और ये वो तीसरी बार कर रही है। पायल का नाम आते ही केसरी की सांसें फूलने लगी थी। तो जरूर उसे कुछ पता है जो वो बता नहीं रहा। दीपक को रजत के कमरे से उसकी डायरी मिलती है जिसमें ब्रेल लिपि में सब लिखा था तो वो उसको ट्रांसलेट करवाने को कह देता है। केसरी साहब होम मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं दीपक की शिकायत करने कि हर दूसरे दिन वो मेरे पास चला आता है तो उस पर थोड़ा लगाम लगाइए। हमें देखने मिलता है कि होम मिनिस्टर रोशन बिल्डर से बात कर रहा है उसे स्कूल वाली जमीन दिलाने के बारे में। तो ये भाई साहब अभी भी कुछ गेम खेल रहे हैं। दीपक को गोविंद मिल जाता है तो उसकी खातिरदारी करने पर वो कहता कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अंधी लड़की का फायदा उठाना चाहा। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। मैं पायल का मुंह दबाकर महिला बाथरूम में ले गया लेकिन कुछ कर पाता उससे पहले वो फिसल के गिर गई और चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर वार्डन बाहर आ गई और वो सब समझ गई तो वो मुझ पे गुस्साई और मुझे भगा दिया। संगीता ने पायल को भी बहुत डांटा कि इतनी रात को हीरोइन बनके घूमोगी तो और क्या होगा, यही होगा ना। गोविंद अपनी गलती कबूल करता है पर कहता कि उसने पायल या वार्डन को नहीं मारा। गोविंद को डर था कि सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया होगा तो उसी ने हार्ड डिस्क चुराई थी जो कि उसके घर पे रखी थी। सीनियर ऑफिसर दीपक को हिदायत देते हैं कि केसरी के पीछे मत पड़ो, उसे रहने दो वरना दिक्कत हो जाएगी। प्रिंसिपल गांव से आ जाता है तो पता चलता है कि उसने भी 20 लाख लिए थे रोशन बिल्डर से जमीन बिकवाने के लिए। तो दीपक उस पर बहुत गुस्सा आता है कि कभी सोचा है कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा, शिक्षक के नाम पे कलंक हो तुम। फोन उसने केसरी के कहने पे चुराया था क्योंकि संगीता के फोन में केसरी और उसकी कुछ चीजें थी जो कि बाहर आ जाती तो केसरी फंस सकता था। प्रिंसिपल ने जो बात बोली वही बात दीपक केसरी को बताता है तो केसरी गुस्सा के कहता कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, उसमें क्या है। केसरी जी होम मिनिस्टर से मदद मांगने जाते हैं तो मिनिस्टर कहता कि मैं कुछ कर सकता हूँ पर उसकी कीमत लगेगी। कीमत थी वो जमीन और फोन में कुछ ऐसा था कि बाहर आता तो केसरी की बहुत सी बातों का खुलासा हो जाता। तो उस चीज को दबाने के लिए केसरी जमीन देने को तैयार हो जाता है। गोविंद के घर से हार्ड डिस्क मिल जाती है
पर खाली होती है। अब यहाँ पर हमें दीपक को बुरे सपने आने का कारण पता चलता है। जो लड़की उसके सपनों में दिखा करती थी वो उसकी प्रेमिका थी जिससे शादी होने वाली थी। दीपक की पुलिस ट्रेनिंग चल रही थी, तभी लड़की को पता चला अपनी किसी बीमारी के बारे में जिसमें मौत ही आनी थी, पर उसने दीपक को नहीं बताया ताकि उसकी ट्रेनिंग ना खराब हो। जब वो ट्रेनिंग करके घर वापस आया तो उसे उसकी प्रेमिका मिली नहीं, तो यही सदमा पहुंचा था उसको कि वो आखिरी बार उसे देख भी नहीं पाया। इस सदमे से वो उभर नहीं पा रहा था और यही वजह थी कि वो अपने गांव नहीं जाता था, क्योंकि तब उसे और ज्यादा सब कुछ याद आता था। सीनियर ऑफिसर फिर आते हैं कि जब मना किया है तो फिर तुम क्यों गए केसरी के पास। अब होम मिनिस्टर ने दिवाली के बाद घर बुलाया है तो देखो क्या उपहार मिलता है हमें। दीपक स्कूल जाता है और वहाँ एक डॉक्टर से मिलता है और उनके बीच कुछ बातें होती हैं जो कि हमें सुनाई नहीं जाती। फोन का डाटा वापस आ जाता है तो दीपक को देखने मिलता है कि उसमें पायल की लाश की फोटोज पड़ी हुई हैं। पायल ने खुद की जान ली थी नस काटकर। शायद उस हादसे से वो उभर ना पाई और अपने प्राण त्याग दिए। एक कॉल रिकॉर्डिंग में मिलती है केसरी और संगीता के बीच की, जिसमें संगीता कह रही होती है कि पायल को तो मैंने दफना दिया पर तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं केसरी, अब बताओ क्या करना है जमीन का। अब दिवाली के बाद दीपक और सीनियर ऑफिसर होम मिनिस्टर के घर जाते हैं तो मिनिस्टर कहता कि केसरी जी और हम अलग नहीं हैं, गलती तो हुई है और उसके लिए बहुत अफसोस भी है। अब जिनका नुकसान हुआ है उनकी देखभाल तो की ही जाएगी और आपकी भी की जाएगी, बस आप कुछ ऐसा करो कि हम और केसरी चिंता मुक्त हो जाएं। आपका प्रमोशन करा देंगे और वो स्कूल की जमीन के ऊपर जो बिल्डिंग बन रही है उसमें आपको घर भी दिला देंगे। दीपक कहता है मेरी इन सब में कोई रुचि नहीं है, केसरी जी इंसान बहुत अच्छे हैं और बेगुनाह हैं, वो ये बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे इन्हें प्यार करते हैं, बस थोड़ी सी गड़बड़ इनमें यह है कि नाड़े के बहुत ढीले हैं। ये मेन अपराधी गोविंद है, उसने पायल के साथ गलत किया था और फिर एक रात सीसीटीवी फुटेज चोरी करने के लिए स्कूल गया, लेकिन वार्डन ने देख लिया तो उसने उसको मारा और वहां से निकल गया। बेचारा होम मिनिस्टर सोच रहा था कि उसका काम बन गया, पर अब केसरी पर दबाव बनाने का कोई कारण ही नहीं रह गया था क्योंकि सारा सच तो बाहर आ गया। केसरी दीपक को शुक्रिया कहते हैं तो दीपक कहता कि अगर मैं चाहता तो आपको वार्डन के खून के केस में या पायल ने जो खुद की जान ली उसमें फंसा सकता था। इस बात का मुझे पैसा भी मिलता, प्रमोशन भी मिलता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं चाहा। मैं चाहता हूँ कि आप स्कूल और हॉस्टल को बच्चों की सुविधाओं के लिए अपग्रेड करें, बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराइए ताकि वो और पढ़ें और बढ़ें, और मुझे पता है कि आप भी यही चाहते हैं। अब कहानी 2 महीने आगे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि दीपक ने इस्तीफा देकर अपनी नौकरी छोड़ दी है। दीपक रजत से मिलकर उसे उसकी डायरी और एक चिट्ठी देते हुए कहता है कि इसे अकेले में पढ़ना और पढ़ने के बाद इसे फाड़ देना। चिट्ठी में लिखा था कि मुझे पता है कि वार्डन को तुमने मारा है। दीपक को रजत की डायरी ट्रांसलेट कराने पे उसे पता चला एक शब्द के बारे में, एयर एम्बोलिज्म। डॉक्टर से उसने इसी के बारे में पूछा था तो डॉक्टर ने बताया कि 6 महीने पहले रजत को कुत्ते ने काट लिया था तो वो रेबीज के इंजेक्शन लगवाने आया था। मैंने कंपाउंडर से कहा कि सिरिंज से हवा निकाल देना वरना एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। सिरिंज लगाते वक्त कोई हवा नस में या फिर आपकी आर्टरी में चली जाती है तो फिर ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा पैदा कर सकती है। ये बात रजत ने सुन ली थी तो उसके मन में डर बैठ गया, तो जब भी इंजेक्शन लगवाता सिरिंज से हवा निकालने को जरूर कहता। दीपक ने नोटिस किया था कि संगीता के हाथ में सुई चुभोने के निशान हैं और उसे उसके कमरे के पीछे से इंजेक्शन भी मिला था। दीपक ने लिखा था कि गोविंद को वार्डन की मौत के लिए फ्रेम करना मुझे सही लगा क्योंकि उसने जो पायल के साथ किया वो गलत था। मुझे नहीं लगता कि दिया के स्कूल से निकाले जाने और तुम्हारी दोस्ती टूटने की वजह से तुमने ऐसा किया होगा। हैरान हूँ ये सोचकर कि आखिर वो कौन से हालात थे जिसमें तुमने वार्डन को मारना ही ठीक समझा। हम देखते हैं कि उस रात केसरी संगीता से मिलने आया था और वो गुस्सा रहे थे कि मैंने कहा था कि पायल को अस्पताल ले जाओ लेकिन तुम नहीं ले गई, वो बच्ची तुम्हारी वजह से मरी है। रजत वहीं से गुजर रहा था तो वो उनकी बातें सुनने लगा। संगीता कहती कि अरे भाड़ में जाए, वो अंधी लड़की मर गई तो क्या चिक चिक कर रहा है उसके चक्कर में, ठिकाने लगा तो दिया है पायल को, तुम नहीं फंसोगे। लेकिन वो निर्भर करता है प्रॉपर्टी के ऊपर। रोशन बिल्डर को ये जमीन बेच दो, फायदे में रहोगे। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, हमारे वीडियोस और पायल के मौत के सबूत, जिससे कि तुम फंसोगे भी और बदनाम भी बहुत होगे। मैं तो बेशरम हूँ तो मेरा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो ये सबूत हर जगह फैल जाएंगे, तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। केसरी कहता तुझे जो करना है कर, पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा चाहे जो हो जाए। पायल ने खुद की जान ले ली उस हादसे की वजह से, तो संगीता ने उस चीज का भी फायदा उठाते हुए इस चीज को बाहर आने नहीं दिया ताकि वो इसको लेकर भी केसरी को ब्लैकमेल कर सके। केसरी उसकी बात नहीं मानने वाला था और उसका कोई दोष नहीं था। पूरी की पूरी विलन ये डायन वार्डन ही थी। रजत को समझ आया कि कितनी गंदी औरत है ये,
थे। उसकी वजह से उसकी दोस्त मर गई और हम बच्चों से कोई लगाव ही नहीं है, बल्कि हमें बेघर करने पर तुली हुई है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और तब उसे याद आया एयर एम्बोलिज्म के बारे में। संगीता नशे में धुत होकर सो रही थी घोड़े बेच के, तो रजत इंजेक्शन लेके गया और खाली इंजेक्शन ही उसे लगा दिया और फिर संगीता को अटैक आया और वो मर गई। रजत पीछे की खिड़की से कूद के निकल गया और इंजेक्शन वहीं पड़ा रह गया। तो ये था पूरा किस्सा कि क्या कारण था संगीता की मौत का। सब सोचते रहे कि प्रॉपर्टी के चक्कर में वो मरी, लेकिन मरी वो अपने कुकर्मों की वजह से। दीपक कहता कि तुम्हारा सही जो भी हो, उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूँ, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें और दिया को एक साथ देख के मेरे मन का सच जिंदा हो गया। मेरी प्रेमिका नैना की मौत का सच, वो सच जिससे मैं नजरें मिलाने से कतराता रहा, भागता रहा, कभी सुकून से सो ही नहीं पाया। पर अब तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरा अधूरापन दूर हो गया। तुम्हें आजाद छोड़ के मैंने नैना को रिहा कर दिया, खुद को रिहा कर दिया। ये दुनिया दिनों दिन बदतर होती जा रही है और तुम्हें बदला लेने के और भी मौके देते रहेगी। अगर फिर से ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इतना याद रखना कि हर लड़ाई लड़के नहीं जीती जाती, कुछ में चुप रह के जीत दर्ज करनी पड़ती है। तो अपनी हर लड़ाई सोच समझ के चुनना और सोच समझ के लड़ना, क्योंकि सही और गलत सिर्फ नजरिए की बात होती है। अब हम देखते हैं कि रजत और दिया पहले की तरह दोनों एक दूसरे के साथ हैं। दीपक घर में कॉल करके कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ माँ, और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां हमने सब पर शक किया और लग रहा था कि कातिल कोई और है जिसने जमीन जायदाद या संगीता को चुप कराने के चक्कर में उसे मार डाला। पर जब असली कातिल का पता चला तो हमें उससे नफरत नहीं हुई, बल्कि समझ पाए उसका कारण क्या था उसे मारने का। अगर रजत ने किसी ऐसे इंसान को मारा होता जो बेगुनाह है तो हाँ, वो अपराधी कहलाता और जेल जाता। पर उसने ऐसे इंसान को मारा जो सबकी जिंदगी में आफत मचाए हुए थी और बच्चों की दुश्मन बनी बैठी थी, उनकी जिंदगी खराब करने चली थी। संगीता एक नंबर की लालची खड़ूस महिला थी और उसे बस अपने से मतलब था। फिर चाहे कोई भी मर जाए, चला जाए या बर्बाद हो जाए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हम बड़े होते हैं तो हमें समझ होती है इतनी कि समझ सकें कि हाँ, इस तरह से हम उस इंसान को चुप नहीं करा सकते। और भी तरीके हैं उसे उसकी औकात दिखाने के, पर रजत को इतनी समझ नहीं थी। उसे इतना ही समझ आया कि अगर वार्डन मैम ही ना रहे तो सब सही हो जाएगा और मौतें नहीं होंगी। तो उसने वही किया जो उसे अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ आया। फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी बहुत स्लो चलती है, पर क्लाइमैक्स काफी सही देखने मिला। शुरुआत से अंत तक हमें ये बांधे रखती है और हमारे दिमाग में सवाल अंत तक बना रहता है कि कातिल है कौन। एक बात समझ नहीं आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी देर क्यों लग रही थी एग्जैक्ट मौत की वजह पता लगने में। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा समय लगता होगा। अगर उसी में पता चल जाता मौत का कारण तो इतना लंबा केस खिंचता ही नहीं। लेकिन मूवी भी तो आगे बढ़ानी थी, इसलिए रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। नवाजुद्दीन सर को हमने पहले भी पुलिस के रोल में कई बार देखा हुआ है सेम टू सेम, तो कुछ नया किरदार देखने को नहीं मिलता। हालांकि एक्टिंग तो उनकी अच्छी है ही, बाकी सह कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। बस एक बात थोड़ा अजीब लगी कि बच्चों के प्यार को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा था। 10-15 साल के बच्चे हैं, उनको ऐसा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि तुम्हारा प्यार गलत नहीं है, बहुत पवित्र है, ये है वो है वगैरह वगैरह। दोस्ती यारी करो, अच्छी बात है, लेकिन अब स्कूल में हाथ पकड़ के चल रहे हो, पार्क में बैठे बतिया रहे हो, तो पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब सपोर्ट करेंगे तो बच्चा क्या ही सीखेगा, इसी में लगा रहेगा। वो तो स्कूल पढ़ने लिखने की जगह है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की जगह थोड़ी है। हाँ, पता है कि मैं अंकल जैसा साउंड कर रहा हूँ, पर बात देखो ये है कि बच्चे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे ही, लेकिन बड़े ही कहने लग जाएं कि जाओ कोई बात नहीं बेटा, बाबू सोना करो, जाके हाथ पकड़ के एकदम पार्क में टहलो, जाके जाओ। ऐसा नहीं करता है तो वो फिर इन्हीं सब में फंसे रह जाएंगे। उनको तो नहीं समझ है ना कि सिर्फ इसी से जिंदगी नहीं चलती। अगर इतनी समझ हो तो कोई दिक्कत नहीं कि उसी में ना पड़े रहें, लेकिन नहीं होती उतनी समझ, तो इसीलिए अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्हें रोकना होता है ताकि बैलेंस बना रहे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर में पता हो कि आप मदिरा पान करते हो, पर अब घर में सबके सामने बॉटल खोल के तो नहीं बैठ जाओगे ना। तो बस यही जो दायरा है, जो लिमिट है, वो मेंटेन रहनी चाहिए बस। और इस उम्र में जो प्यार होता है वो ज्यादातर ऐवई वाला होता है, तो इस उम्र वाले प्यार को इतना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। अगर सब कुछ तुम अपना बैलेंस करके चल पा रहे हो, अपना प्रेमिका प्रेमी जो भी है और पढ़ाई लिखाई और दोस्ती यारी, तब तो बढ़िया ही चीज है, तब तो तुम्हारी लाइफ बेस्ट है। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसी में ही पड़े हो तो फिर तुम बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो, समझे? समझ जाओ, अभी भी समय है। बाकी और कुछ तो अब कहने को है नहीं, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने
देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वहां भी फॉलो कर लीजिए। वहां भी मैं पोस्ट करता रहता हूं, अपडेट्स बताते रहता हूं, मूवीज सीरीज या जो भी आता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको पूरा अपडेट मिलता रहे। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।